बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। here your instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। बच्चे, आज की ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो के अंदर तमाम के तमाम केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जिनमें से 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, मैं इनको आज डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि केमिस्ट्री के एनएमडी कैट 2021 के अंदर आ रहे हैं हमारे पास। बच्चे, तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि एक ही वक्त के अंदर एक ही सेंटर में मौजूद बच्चों का पेपर डिफरेंट होता है। डिफरेंट सेंटर्स का पेपर जो है वो डिफरेंट होता है। किसी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी आ रही है, किसी बच्चे को 50% फिजिकल, 50% ऑर्गेनिक, मतलब पोर्शन जो है वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात 100% नहीं है कि आपको यही वाले टॉपिक्स हैं वो आएंगे। ये वो टॉपिक हैं जो कि ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं पेपर के अंदर। बाकी बुक आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों के पीछे कि कौन से चीज़ को हम लोग ज़्यादा करें कौन सी कम। हाँ, आप लोग ये कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स को ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं, मतलब इनको लास्ट में तौर पे पढ़ें, लेकिन कोई भी चीज़ है वो पूछी जा सकती है क्योंकि आप लोग पीएमसी के अंडर टेस्ट दे रहे हैं और पीएमसी का आप लोगों को पता ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोग वन बाय वन करके तमाम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चे, अगर हम लोग यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो टॉपिक है जिसमें हर दफ़ा चाहे यूएचएस टेस्ट लेती थी चाहे पीएमसी टेस्ट लेती थी, इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड ही हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कौन सी चीज़ें करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं इंशाल्लाह रात तक 2 वीडियोज़ आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करूंगा। नंबर 1 न्यूमेरिकल बेस्ड तमाम की तमाम जो भी यूनिट 1 के अंदर ट्रिक्स होती हैं वो तो आप लोगों के साथ शेयर कराऊंगा। और इसके अलावा यूनिट नंबर 13 में अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे सिलेबस में पहले नहीं थे लेकिन उसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ बना के पीडीएफ की फाइल जो है इंशाल्लाह लाजमी तौर पे शेयर कर रहा हूँ। एनी हो, यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में बच्चे जो मोल कैलकुलेशन हैं वो पूछी जा रही हैं, मतलब आपको मोल कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है। आपसे वो मोलर वॉल्यूम के रिगार्डिंग जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करने को कह रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर्स की बेसिस के ऊपर जो है वो यहाँ से न्यूमेरिकल हमें देखने को मिले हैं। और इसके अलावा थ्योरेटिकल एमसीक्यूज इसमें से आए हुए हैं जो बच्चों ने अभी तक मेरे साथ शेयर किए हैं, वो जो मुझे याद पड़ रहे हैं। 2 एमसीक्यूज इस यूनिट में थे थ्योरेटिकल जो आ चुके हैं कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है हम लोग उसको किससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसका आंसर जो था वो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। इसी तरह से हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो प्रेशर इस्तेमाल करते हैं वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर, वो हमारे पास 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टोर। ये 2 ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि इस यूनिट में से थ्योरेटिकल मेरे साथ शेयर हुए हैं। इसके अलावा तमाम के तमाम न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह मैं मोड के ऊपर, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है मैं आज रात तक इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो पहले यूनिट का आप लोगों ने न्यूमेरिकल के हिसाब से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, कुछ बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है। डिपेंड्स अपॉन योर लक कि आपको किस किस्म के क्वेश्चन जो है वहाँ पे आ रहे होते हैं। यूनिट 1 के बाद अगर यूनिट 2 की बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, बच्चे अगर हम लोग टॉपिक की बात करें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मैं पहले उसको हाईलाइट करता हूँ। तो बच्चे, क्वांटम नंबर्स के अंदर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। क्वांटम नंबर्स के अंदर भी किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपसे ऑर्बिट्स मतलब ये वैल्यूज देके इस तरह से सबशेल की आप लोगों को 4s दे के पूछ रहा है कि एन एल की वैल्यू क्या होगी। आपको डिफरेंट सबशेल्स दे के लाइक 4s 4p 4d इस तरह से सबशेल्स दे के आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है। उसके बाद एक ऑफ्को प्रिंसिपल के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हुंड्स रूल किन एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो बच्चे याद रखना है जो हुंड्स रूल है वो हमारे पास एप्लीकेबल जिन ग्रुप्स के ऊपर होता है वो हमारे पास ग्रुप 4A 5A 6A के ऊपर यह है हमारे पास एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जो बाकी तमाम के तमाम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ये हमें एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके अलावा जो है वो हमारे पास हम जो ट्रांस क्वांटम थ्योरी है उसमें से एनर्जी का यूनिट आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो जो इसका एनर्जी का हमारे पास यूनिट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वहाँ से बार्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, प्रोफंड सीरीज ये कहाँ कहाँ पर लाइक करती है। मैंने डिस्कशन के अंदर ये बात बारहा डिस्कस की कि हमारे पास जो लाइमन सीरीज है वो हमारे पास किस चीज़ के अंदर लाइक करती है, बार्मर सीरीज किस में लाइक करती है। लिमिटिंग लाइन ऑफ बार्मर सीरीज की जो एक्सेप्शन है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि वर्टा वाले रीजन के अंदर हमारे पास लाइक करती हुई दिखाई दे रही होती है। इसके अलावा बच्चे जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में एमसीक्यूज आया वो ये अभी कल के पेपर में एक एमसीक्यूज आया कि प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, तो बच्चे उसका जो नेम था वो हमारे पास गोल्डस्टाइन था। तो ये चंद एक चीज़ें जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो हॉट
इंटरेस्ट वाला टॉपिक है वो हमारे पास क्वांटम नंबर जब हमें देखने को मिल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। इसी तरह से अगर हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, हमारे पास यूनिट है गैसेस का। बच्चे गैसेस की अगर बात करें तो शुरू शुरू के दिनों में भी अभी भी इनकी जो कंपैरिजन है ना प्रॉपर्टीज का, उनमें से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं कि किसकी डेंसिटी ज्यादा, किसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेज ज्यादा, किसमें स्पेसेस जो है वो हमारे पास ज्यादा हैं। ये वाली चीजें जो है वो यहाँ से पूछी जा रही हैं। उसके अलावा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनके बच्चे आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है न्यूमेरिकल्स की। इनमें से न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं और इसके अलावा इनकी मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो ऐसे पूछी जा रही हैं। उसके अलावा जो जनरल गैस इक्वेशन है उसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो आ रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू। जनरल गैस इक्वेशन में से वो आपको चीजें देके एक चीज कोई भी पूछ रहा है तो आप लोगों को वो जनरल गैस इक्वेशन आनी चाहिए, पी इज इक्वल टू एन आर टी इसमें से भी, और डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, ये वाली वैल्यू भी आप लोगों को जो है वो आनी चाहिए। इसके अलावा वो आर के जो है वो नॉन एसआई यूनिट्स के बारे में पूछ रहा है। एसआई यूनिट्स एक ही है हमारे पास जिसकी वैल्यू 8.314 है। इसके अलावा तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो हमारे पास नॉन एसआई यूनिट्स के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। तो वो वैल्यूज आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर ली। इसके अलावा बच्चे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पास्टुलेट्स है ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, वहां से भी एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद इसकी जो फाइनल इक्वेशन है वहां से भी एमसीक्यूज पूछा जा रहा है। और एक एमसीक्यूज आया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो बच्चे हमें इनका रिलेशन पता है कि 3 RT/m के इक्वल होता है। तो VRMS का अंडर रूट ऑफ टी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज आ चुका है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कुछ 4 से 5 दफा एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा चुके हैं कि कौन सी गैस मोर आइडियल होती है, कौन सी नॉन आइडियल। अगर आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो अभी आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि आइडियल गैसेस का सक्सेस पिक्चर। तो आप लोगों को वहाँ पे मैंने आइडियल गैसेस के तमाम फैक्टर्स बता दिए हैं कि हम लोग किस बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा आइडियल होगी, कौन सी गैस ज़्यादा नॉन आइडियल होगी। तो आप लोग वहाँ से भी ये चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट करने के काबिल होंगे। तो ये वो टॉपिक हैं जहाँ से एमसीक्यू ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं गैसेज वाले यूनिट में से। उसके बाद बच्चे अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स के केस में सबसे पहले तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस में मौजूद होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस किन में मौजूद होती हैं। उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किस में मौजूद होती हैं, यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रीजनिंग पूछी जा रही है। लाइक हम लोग कहते हैं कि एच का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास एच से ज्यादा होता है, उसकी रीजन क्या है, तो उसकी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो बच्चे वो 4 होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वो 2 बना सकता है। अमोनिया कितने बना सकता है, वो 1 बना सकता है। एच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वो भी 1 बना सकता है। इस तरह के एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इवेपोरेशन की बात करते हैं। इवेपोरेशन में से कौन सा ठीक होता है, कौन सा गलत होता है, ये वाले एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। इवेपोरेशन के बाद वेपर प्रेशर में से एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। वेपर प्रेशर में से आ चुका है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये जो हमारी बुक के अंदर एक टेबल बना है, आप लोगों ने इस टेबल को अच्छे तरीके से देख लेना है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर जो है वो कम है। पीटीबी की बुक के अंदर टेबल गिवन है जहाँ पे मैथमेटिक मेथड लिखा है, उसके साथ ही वेपर प्रेशर का। उसके बाद हमारे पास वेपराइजेशन, उसके बाद सब्लिमेशन की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वहां से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो वो वाली चीजें जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल वगैरह में से कोई भी चीज अभी तक नहीं पूछी जा रही और अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई एमसीक्यूज भी जो है वो शेयर नहीं हुआ। तो ये लिक्विड का पोर्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं, बच्चे सॉलिड में जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। आप लोगों को ऐसे डेफिनेशन आनी चाहिए। लाइक एमसीक्यूज किस तरह से आ रहे हैं, एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन आ चुकी है, सिमेट्री की डेफिनेशन आ चुकी है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल की डेफिनेशन आ चुकी है। उसके बाद जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, KNO3 का ट्रांजिशन टेम्परेचर 3 से 4 दफा पूछा जा चुका है। उसके बाद सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा जा चुका है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कौन सी चीजें सिमिलर होती हैं, कौन सी चीजें डिफरेंट होती हैं, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। इस तरह की चीजें भी आप लोगों से पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद बच्चे जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं कितनी होती हैं टोटल, तो वो 6 होती हैं। ये बात अभी तक सिर्फ यहाँ से पूछी गई। उसके अलावा जो टेबल है ना, जो मैंने आपको सीटोर अहमद के नाम से याद करवाया हुआ है डिस्कशंस के अंदर, तो वहां से एमसीक्यू पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर 2 एंगल बराबर हैं, तीसरा एंगल बराबर नहीं है, या फिर 2 एक्सिस बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। तो वो तमाम की तमाम चीजें आप लोगों ने करनी है। और उसके साथ जो एग्जाम्पल्स आगे एग्जाम्पल गिवन है वो सारी की सारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर एग्जाम्पल करें। लाइक कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास डायमंड की एग्जाम्पल गिवन है, तो आपको डायमंड का पता होना चाहिए किसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का आपको आइडिया होना चाहिए, आयोडीन का आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद सल्फर का आइडिया होना चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं जिनका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड में से जो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं वो ये आए हैं
कि हमारे पास व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, इनमें से एमसीक्यूज आया है। और जो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज है उनमें से अभी तक सिर्फ यही एमसीक्यूज आया कि हमारे पास आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल बिकॉज। तो उसकी रीजन क्या थी कि जब उसका आंसर कुछ इस तरह से था कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो ऑपोजिट आयंस आते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इस तरह का कोई राइट ऑप्शन बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया था तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मोलेकुलर सॉलिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ 6 से 7 लाइंस बन रही हैं, आपने वो अच्छे तरीके से करके जाननी है कि हमारे पास किस चीज़ की जो है वो मोलेकुलर सॉलिड्स के बारे में जितनी भी बातें वहाँ पे लिखी हैं वो आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो 12 एमसीक्यूज है वो पूछ रहा है। लाइक हमारे पास ये सॉफ्ट होते हैं, इजीली कंप्रेसिबल होते हैं, वोलाटिलिटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है, डेंसिटी इनकी सबसे लो होती है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट तो मोलेकुलर सॉलिड है, कौन से पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह से पाए जाते हैं तो वो मोलेकुलर सॉलिड है, कौन से बैड कंडक्टर ऑफ हीट आ जाते हैं तो वो भी हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड्स हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे पास पूछे जा रहे हैं मोलेकुलर सॉलिड में से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। उसके बाद जो टेबल 4.9 गिवन है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अंदर से एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जा रहे हैं कि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है या सॉलिड। बच्चे याद रखिएगा, मैं हार्डनेस का टर्न लिखवा देता हूँ। जो कोवलेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड हैं, उसके बाद आयनिक आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास मेटेलिक आ जाती हैं, और सबसे लास्ट पे जो है वो हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड आ जाती है। ये आपके पास हार्डनेस का भी ट्रेंड है, और इसी के साथ साथ ये आप लोगों के पास बच्चे मेल्टिंग पॉइंट्स का भी जो ट्रेंड है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि हमारे पास जो सिल्वर है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो बच्चे हमारे पास चूंकि ये एक मेटल है तो इसके अंदर जो पाया जाने वाला बॉन्ड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये वाली चीजें जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखनी है। इसके अलावा मोलेकुलर सॉलिड ही वो वाहद टाइप है जिसके अंदर हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज मीन टू से नॉन पोलर के अंदर पाई जाने वाली फोर्सेज, और इसी के साथ साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज जो कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास इनके दरमियान हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये वाले यूनिट 5 के अंदर से जो चीज़ें आप लोगों से ज़्यादातर पूछी जा रही हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसके बाद यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 का 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग यूनिट 6 की बात करते हैं तो यूनिट 6 केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर से जो एमसीक्यू ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो हमारे पास ये आ जाती है बच्चे कि आप लोगों के पास दूसरा ही टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का, कि हमारे पास जो दो बॉन्डेड एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो बच्चे याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? एक रिलेशन याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किस चीज़ के साथ, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो एटम्स के दरमियान उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनकी डिस्टेंस जो है उनके दरमियान कम होता है, तो इसके नतीजे में उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, हमारे पास डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही होती है। उसके बाद आप लोगों के पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके ट्रेंड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। इतने ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे, ये S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के हिसाब से पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड जो है वो देख लेना है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की या इलेक्ट्रॉनिफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें कोई भी यूनिट देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो हमारे पास फ्लोरीन की होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हमारे पास 4.0 होती है। तो इस तरह के एमसीक्यूज हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर बॉन्ड्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का एमसीक्यूज आ चुके हैं कि NH3 और BF3 के दरमियान हमें कौन सा बॉन्ड है वो देखने को मिल जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान हमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, तो वो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं बच्चों। उसके बाद वेस्पर थ्योरी में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। वेस्पर थ्योरी में से ये एमसीक्यूज आ रहे हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, कौन सा AB2 टाइप है, कौन सी AB3 टाइप है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करने के लिए फार्मूला बता देता हूँ बच्चे। आप लोगों ने सबसे पहले देखना होता है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, और ये भी इसमें से एमसीक्यूज जो है वो आ चुका है कि कौन सा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो हमारे पास लोन पर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। तो बच्चे ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास रिलेशन है कि आपने टाइप देखनी होती है कि हमारे पास कौन सी टाइप है। तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स विद सिंगल बॉन्ड हम लोग कह देते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 2। बच्चे अगर तो आप लोगों के पास आंसर इसका 4 आ जाता है
तो आपके पास ए बी 4 टाइप होगी। अगर आपके पास आंसर 3 आ जाता है तो वो टाइप ए बी 3 होगी, और अगर आपके पास आंसर 2 आ जाता है तो वो जो टाइप होगी वो हमारे पास ए बी 2 टाइप हमें देखने को मिली होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। लाइक हमारे पास है NH4 पॉजिटिव। आप तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स के ऊपर इनको एप्लीकेबल करेंगे तो आप लोगों के पास सही तरीके से जो है वो आंसर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या होता है, हमारे पास 5 होगा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास चारों के चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स की मदद से अटैच होते हैं। आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है तो 4 वो आ गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज +1 है तो हम लोग -1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 5 + 4 9, -1 8/2। तो 8/2 का जो आंसर आएगा आपके पास 4 आएगा। मीन से ये किस टाइप से बिलोंग करता है, ये ए बी 4 टाइप से बिलोंग करता है। आप लोगों की बुक के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं आप लोग उनके ऊपर ये एप्लीकेबल करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद बच्चे यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि जो ए बी 2 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो ए बी 2 टाइप होते हैं वो सारे के सारे sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। जो ए बी 3 टाइप हैं वो हमारे पास सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और जो हमारे पास ए बी 4 टाइप मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में से एमसीक्यूज आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगर हम लोग वीबीटी की बात करते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की होती है, किसकी हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की हमें देखने को मिल रही होती है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग एमओटी की बात करते हैं तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन आ भी नहीं रहे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी का आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और किसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होगी। जिसका जितना साइज कम होगा तो बॉन्डेड एटम्स का उसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी का मैं रिलेशन लिखवा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। बच्चे बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड से 10 के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, बीई का BS मीटर से बॉन्ड से 10 के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो है वो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। साइज ऑफ एटम का बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ जो है वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये वाली बातें आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है बॉन्ड एनर्जी के रिगार्डिंग। और उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात कर लेते हैं डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट के अंदर इतने ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं पूछे जा रहे। एक हाथ दफा है कि किसका डायपोल मोमेंट होता है किसका नहीं होता। तो बच्चे जो बात आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री है तो हमारे पास उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। और जो इरेगुलर ज्योमेट्री है उसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, उसकी लाजमी तौर पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी ज्योमेट्री रेगुलर है और कौन सी ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास इरेगुलर है। तो बच्चे जिसमें लोन पेयर हमारे पास 0 के बराबर होगा वो ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास रेगुलर होती है, और जिसमें लोन पेयर 0 के बराबर ना हो, मतलब लोन पे लाजमी तौर पे मौजूद होगा, तो वो इरेगुलर ज्योमेट्री जो है हमें देखने को मिल रही होती है। तो ये यूनिट 6 के रिगार्डिंग है जो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से करनी है। यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का क्लियर होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। यहाँ पे पहले ही दिन एमसीक्यूज आया था कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट कम्स फ्रॉम। तो बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हीट आती है वो हमारे पास कहाँ से आती है, सिस्टम से आती है। अब बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास सिस्टम से क्यों आती है, क्योंकि सिस्टम की तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग सिस्टम की इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चे याद रखिएगा जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो स्टार्ट में इसकी एनर्जी कम ही होती है, बाद में इसकी एनर्जी जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। होता बेसिकली क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होने लगता है तो उस दौरान आपको एनर्जी चाहिए होती है। बेसिकली बॉन्ड ब्रेक करने से ही एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के दौरान क्या होता है कि सिस्टम अपनी ही एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। फिर सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा और सिस्टम की एनर्जी कम होने की वजह से सराउंडिंग में से टेम्परेचर जो है वो आके हमारे पास सिस्टम के अंदर आना शुरू हो जाता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो हो चुका होता है। तो बच्चे अगर वो दोनों चीजों को कंपेयर करें, सिस्टम और सराउंडिंग को, तो फिर आप लोग कहेंगे सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा, एंडो के केस में सराउंडिंग का कम। लेकिन अगर वो आपसे जनरल पूछता है कि एंडोथर्मिक के लिए हीट कहाँ से आती है, तो बच्चे वो सिस्टम से आती है। एक्सो के लिए जो सिस्टम होती है वो हमारे पास सराउंडिंग से हमें देखने को मिली होती है। सबसे पहले एंडो और एक्सो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चे जो यहाँ से एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट एज बहुत दफा पूछी जा चुकी है। इसके अलावा भी एक कल क्वेश्चन है कि सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग किससे सेपरेट आउट करते हैं, तो वो बाउंड्री से सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। ये वाली चीजें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। उसके बाद बच्चे जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू पूछी जा चुकी है, इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ NH4Cl जो है वो आप लोगों से पूछी जा चुकी है। जो अभी तक मेरे साथ क्वेश्चन शेयर हुए हैं मैं उनमें से बता रहा हूँ। उसके बाद हेसिस लॉ
में से ये जो एक लाइन लिखा है कि बेरिलियम ऑक्साइड क्यों नहीं हम लोग कंबस्ट कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है हमारे पास ऑक्सीडेटिव लेयर। ये वाली बात पूछी जा चुकी है। उसके बाद ये पूछा जा चुका है कि बेटा फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हैसेस लॉ जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो ये वाली चीजें जो है वो हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री से पूछी जा रही हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं तो इसमें से केसी के यूनिट्स पूछे जा रहे हैं, केसी का एक्सप्रेशन लिखने को कहा जा रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर केसी की वैल्यू ज्यादा हो तो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है या नहीं होता। तो बच्चे जब केसी की वैल्यू ज्यादा हो इसका मतलब प्रोडक्ट भी आपके पास ज्यादा है। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो तो हम लोग कहते हैं रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट होता है। तो ये वाली बात आप लोग ने यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमारे पास इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ जाता है, कम करने से किस तरफ जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आप लोग टाइप करके जो है वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे पास बफर सोल्यूशन में से जो है वो पूछे जा रहे हैं, या फिर सोलबिलिटी बफर सोल्यूशन कॉमन आयन इफेक्ट में से कि हमारे पास क्या इफेक्ट होता है कॉमन आयन का, उसके नतीजे में सोलबिलिटी बढ़ जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चे याद रखिएगा कॉमन आयन इफेक्ट के नतीजे में हमारे पास जो सोलबिलिटी होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट का सोलबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये बात मैं डिस्कशन के अंदर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। और एक बात और याद रखिएगा कि कॉमन आयन इफेक्ट का प्रेसिपिटेशन के साथ जो है वो हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा होता है। तो ये चंद एक चीजें जो आप लोगों को यहाँ से पूछी जा रही हैं चैप्टर नंबर 8 में से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट में से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको देखना है अच्छे तरीके से। मतलब इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन पूछे जा चुके हैं कि हमारे पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन हम लोग जो है वो किस तरह से लिख रहे होते हैं। बच्चे अगर यूनिट 9 सोल्यूशन की बात करें तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोलैरिटी मोलैलिटी, ये वाली चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। और उसके बाद उसका जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज की एमसीक्यू था वहाँ से भी एक दफ़ा एमसीक्यू जो है वो आ चुका है। ये वाली चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग में से पता होनी चाहिए। यूनिट 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बात करें तो इसमें से और इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का आप लोगों को कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ECS, ये आप लोगों को आनी चाहिए, इसके एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल की जो हमारे पास अपेयरेंस है कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है वो वाली चीज़ आप लोगों से पूछी जा रही है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो शुरू के दिनों में क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इंटर होती है। तो बच्चे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। अगर हम लोग एनोड की बात करते हैं तो एनोड के केस में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि लूज या फिर निकलना, एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एनोड से होते हैं, कैथोड की तरफ से जो है वो हमारे पास इंटर हो रहे होते हैं। तो ये वाली बात आप लोग ने यहाँ से याद रखनी है। इसमें से यही चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं। और अगर हम यूनिट नंबर 10 रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करते हैं तो रिएक्शन काइनेटिक्स में से बच्चे आप लोगों को पहले ही पेज के ऊपर कि किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, स्लो, फास्ट, मॉडरेट, 3 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्लोप होती है वो हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप होती है, ये एमसीक्यूज आ चुका है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ऐसे पूछी जा चुकी है और इसके यूनिट्स भी आप लोगों से जो है वो पूछे जा चुके हैं। उसके बाद जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं कि लाइक उसने इसी तरह से दिया था कि ए की पावर ए और बी की पावर बी, इसमें से ए प्लस बी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बच्चे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ से एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा चुकी हैं। हाफ लाइफ पीरियड में से एमसीक्यूज हैं वो आ चुके हैं और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसके जो फिजिकल मेथड्स हैं कि सोल्यूशन में से हम लोग किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो तो बच्चे उसके लिए रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा किसकी कम, तो बच्चे याद रखिएगा जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। और अगर हम लोग एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो उस केस में आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। तो ये वाली बातें जो है वो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। फिर ये भी एमसीक्यू पूछा गया कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर हमारे पास कितने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है, तो वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है बच्चों। उसके बाद हमारे पास फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से भी एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं।
और सबसे लास्ट पे आर्हेनियस इक्वेशन, इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब हर टेस्ट के अंदर आर्हेनियस इक्वेशन, ग्रिग्नार्ड एजेंट, जो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और मैक्रोमोलेक्यूल, ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से हर दफा एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बच्चे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक 2 यूनिट्स इंक्लूड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से और दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। अगर हम लोग एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूँ, अगर लिटरली बताऊँ तो कोई ऐसे चीज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को टच नहीं किया हुआ। अगर क्वेश्चन आए भी हुए हैं तो सिंपल ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर टेंशन के बारे में पूछे हुए हैं, या फिर एक तो क्वेश्चन लाइक बेरिलियम रिएक्शन किन कंडीशन में करता है, तो बेरिलियम बिल्कुल भी जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर भी। तो ये एक एमसीक्यू जो मुझे देखने को मिला, मतलब 30 अगस्त से लेकर अभी तक मैंने जितने भी पेपर देखे, मुझे इनके अलावा एटलीस्ट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में से किसी भी किस्म के एमसीक्यूज देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी आप लोग इनके ट्रेंड्स लास्ट में एक दफा देख लीजिएगा, कोई भी जो ग्रुप 1, 2, 3 के रिएक्शन ऐसे चल देखने को नहीं मिले। हाँ, चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जो मैंने आपको बताया कि बेरिलियम का हॉट टेम्परेचर, रेड हॉट टेम्परेचर के ऊपर भी हमें किसी किस्म का रिएक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये एक एमसीक्यू जो है वो मैंने देखा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो ज्यादा अहमियत का हामिल है वो हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बच्चे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं। जो डी होते हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जब एफ ब्लॉक होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये बात। दूसरी बात, कौन से कंपाउंड कलर लेस होते हैं और कौन से कंपाउंड कलर्ड होते हैं। बच्चे याद रखिएगा, अगर जीरो डी ब्लॉक के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, मतलब डी जो हमारे पास सबशेल होता है उसके अंदर 0 हो जाए, या फिर डी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, D10 हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। ये वाली बातें जो है यहाँ से एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा रही हैं। उसके बाद इंटरस्टिशियल अलॉय की डेफिनेशन ऐसे पूछी जा रही है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा रही है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किस स्टेट में इसके अंदर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितने मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस के ऊपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। उसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कमर्शियली ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हमारे पास आयरन होता है। ये एमसीक्यू सर्कुलेट कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा होगा। तो बच्चे लेंथेनम और एक्टिनम के साथ निकल वहाँ पे एक ऑप्शन है, तो निकल वहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारे पास। इसी तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से कॉम्प्लेक्सेस। ये वो टॉपिक है जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि उनके स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये चीज़ इंक्लूड नहीं थी, लेकिन उन्हें ये चीज़ पढ़ाई गई। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी लाजमी तौर पे वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करने वाला हूँ। अब 3 वीडियोज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल सुबह तक जो है मैं लास्ट में अपलोड कर दूंगा। नंबर 1 यूनिट 1 की बेस के ऊपर जो कैलकुलेशन है, नंबर 2 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो भी मतलब यहाँ से एमसीक्यू पूछ जा रहे हैं, नंबर 3 अमीनो एसिड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह इनके ऊपर जो वो वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इनके TiH2O6 का कलर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि वो वॉयलेट इन कलर होता है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से पूछी जा रही हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादातर वो प्रेफरेंस दे रहा है तो इसी ट्रांजिशन एलिमेंट वाले टॉपिक को जो है वो ज़्यादातर अहमियत दे रहा है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 यूनिट हमारे सिलेबस में इंक्लूड थे, तो हम लोग इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे इसके अंदर आप लोगों को फंक्शन ग्रुप्स का आइडिया होना चाहिए। क्रैकिंग में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ आप लोगों ने सिंपल उनकी डेफिनेशन देख लेनी है। ये मैं सिर्फ आनी आपको हर एक चीज़ चाहिए, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो जो चीज़ें अभी तक पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन है वहां से 12 एमसीक्यूज रिपीट हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर, तो वो हमारे पास क्लोज्ड एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको उनके दूसरे नाम भी जो है वो पता होना चाहिए कि हम लोग इनको ओपन और क्लोज चेन के अलावा जो है वो और क्या नाम दे रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन का पूछता है। तो बच्चों को अगर दूसरे नाम नहीं पता होंगे तो वो फिर उसका सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के जो है वो काबिल नहीं होते। मैं यहाँ पे आप लोगों को इनके जो है वो दूसरे नाम बता देता हूँ कि हम लोग ओपन और क्लोज चेन को और किन किन नामों से पहचान रहे होते हैं। बच्चे जो ओपन चेन होते हैं इनको हम लोग एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल रहे होते हैं। जबकि जो क्लोज चेन होते हैं इन्हीं को हम लोग साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड्स का नाम भी दे रहे होते हैं। तो ये वाली चीजें यहाँ से पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं पूछा गया, मतलब डायग्रामेटिकली क्वेश्चन तो बहुत ही कम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से यही चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं वो आ रही हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बताता चलूँ। रिएक्शन को ऐसा स्टेटमेंट बना के लिखा हुआ है
लाइक अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अल्कीन का अल्कोहलिक OH, इकाइल हैलाइड का अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, अल्कीन बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ब्ला ब्ला। तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ही उसने एक रिएक्शन लिखा है और वो आपसे प्रोडक्ट पूछता है या फिर वो आपसे रिएक्शन की कंडीशंस पूछ रहा है। इसी तरह के जो है वो हमें क्वेश्चन देखने को मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। यानी हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करें अगर हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन के अंदर दो यूनिट आ जाते हैं हमारे पास, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि अल्केन्स क्यों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या फिर अल्केन्स क्यों रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स के अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होता है, अल्केन्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो कि इनर्टनेस शो कर रहा होता है। ये वाले एमसीक्यू यहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा कंबस्शन में से एमसीक्यू आ रहा है कि वो आपको कंबस्शन का रिएक्शन देता है और आपसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने का बोल रहा है, तो आप लोगों ने ऑक्सीजन बैलेंस करनी होती है। इसके अलावा बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में कि हेक्सागोनल जो है वो हमारे पास इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ से जो एमसीक्यू पूछा जा रहा है कि FeCl3 हम लोग किस चीज़ के साथ रिएक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, साइलेशन के अंदर भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ से ये चीज़ पूछी जा रही है। इसके अलावा हेलोजिनेशन के अंदर आप लोगों ने FeCl3 का पढ़ा हुआ है। बेंजीन का जब हम लोग SO3H के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो एज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट कर रही होती है H2SO4 के साथ रिएक्शन के नतीजे में। तो ये वाली चीजें पूछी जा रही हैं। रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछ रहा है या प्रोडक्ट दे के रिएक्टेंट पूछ रहा है। इसी तरह से हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में से पूछा गया कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो तब हमारे पास वहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो फ्लोरीन आ जाएगा। ये एमसीक्यू पूछा जा रहा है कि कौन से जो है वो टेट्रामेरिज्म शो करते हैं। तो हमारे पास बच्चे जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो भी शो करते हैं, एल्डिहाइड भी शो करते हैं, कीटोन्स भी अकॉर्डिंग टू आवर बुक जो है वो टेट्रामेरिज्म का फिनोमिना जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीजें हैं जो कि एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा रही हैं। इसके अलावा कौन सा टेस्ट है वो हम लोग अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन को पर्टिकुलरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जोनोलाइसिस को भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो एमसीक्यूज हैं वो हमें हाइड्रोकार्बन से देखने को मिले हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, अल्काइल हैलाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी क्लासिफिकेशन में से आ रहे हैं कि अगर हमारे पास हैलोजन किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो अगर किसी एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो प्राइमरी कहलाता है, वो दो के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी, और अगर तीन के साथ अटैच हो तो टर्शरी। ये क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो बच्चे इसकी जो प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन में से एमसीक्यूज आ रहे हैं कि हम लोग अल्काइल हैलाइड का किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है वो क्या बन रही होती है। फिर उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। तो बच्चे याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड हमारे पास उसका राइट ऑप्शन होगा अल्काइल हैलाइड हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो एमसीक्यूज आ रहे हैं कि हमारे पास कौन सा अल्काइल हैलाइड SN1 शो करता है, कौन सा अल्काइल हैलाइड SN2 शो करता है। तो बच्चे याद रखिएगा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं, जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 शो करते हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी होते हैं वो दोनों तरह के शो करते हैं। अगर हम लोग उसको पोलर मीडियम दे देते हैं तो जो रिएक्शन होगा वो SN1 होगा, और अगर नॉन पोलर मीडियम दे देते हैं तो SN2 होता है। किसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो बच्चे जो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होता है उसके अंदर हमें 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। इस तरह के एमसीक्यू। और इसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा काम हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता कैसे है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सा ग्रुप इसमें मौजूद नहीं होता, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता। इसके अंदर नो रिएक्शन मौजूद है। भाई इतनी दफा पूछे जा चुके हैं ना कि ग्रिग्नार्ड एजेंट का अल्केन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने के ऊपर क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने के ऊपर क्या बनेगा, CO2 के साथ रिएक्शन करवाने के ऊपर क्या बनेगा, एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के ऊपर क्या बनेगा। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो बार बार उसने पूछी हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट में से आज भी हमारे सिलेबस के अंदर जो था वो इंक्लूड नहीं था। उसके बाद बच्चे हम लोग यूनिट नंबर 16 की बात करते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल की। तो अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों जब हमारे पास बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बन रही होती है, ये वाला एमसीक्यू पूछा गया। हमारे पास फिनॉल रिएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू OH ग्रुप या फिर बेंजीन रिंग का आंसर होगा। उसके बाद इसमें से जो एमसीक्यू पूछे गए कि अल्कोहल किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, तो बच्चे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक और हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक दोनों तरह के रिएक्शन जो है हमारे पास शो कर रहा होता है। ये वाले एमसीक्यू पूछे गए। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोल के अंदर 2 OH ग्रुप मौजूद होते हैं, ग्लिसरॉल के अंदर हमारे पास 3 OH ग्रुप जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया। फिर क्या हम लोग अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये एमसीक्यू था बेसिकली कि हम लोग अल्काइल हैलाइड से कौन कौन सी चीज बना सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन के अंदर था अल्केन, नंबर 2 अल्कोहल, नंबर 3 अल्कीन एंड डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे ऑल ऑफ दीज हम लोग तमाम की तमाम चीजें जो है वो हम लोग अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वाली चीजें पूछी गई। इसके अलावा फिनॉल के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर फिनॉल, फिर वाटर, और उसके बाद अल्कोहल आता है। सिर्फ एक ऐसा अल्कोहल है जो कि हमारे पास वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, वो हमारे पास मेथनॉल है। ये एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखनी है।
उसके अलावा ईथर वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन उसमें विलियमसन सिंथेसिस में से जो था वो एमसीक्यू पूछा गया है, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से भी इसको देखना है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो इसके जो शुरू में ही इंट्रोडक्शन है ना, पहली बात तो ये कि जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं, फॉर्माइल ग्रुप होता है, वो एट द एंड ऑफ चेन मौजूद होता है। दूसरी बात हमारे पास ये है कि इनके केम फोर के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है, हमारे पास ज्यादातर कॉन्स्टेंट ऑफ शुगर कौन से हैं, तो एल्डिहाइड होते हैं। किसको हम लोग फ्लेवर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो एल्डिहाइड होते हैं। ये वाली बातें उसने 12 पूछी हुई हैं। उसके बाद अगर हम लोग इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो एसेटल्डिहाइड और एसीटोन की जो ड्राई डिस्टिलेशन है ना, वहां से एमसीक्यूज काफी दफा पूछे जा चुकी हैं कि हमारे पास जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट की करवाते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, तो उस वक्त क्या बनता है, या फिर हम लोग कैल्शियम जो है वो हमारे पास फॉर्मेट की या कैल्शियम एसीटेट की, तो हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही होती हैं। तो बच्चे अगर हम लोग वहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग कैल्शियम एसीटेट की करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनती है, और अगर हम लोग कैल्शियम एसीटोन वगैरह जब एसीटोन प्रिपेयर करवाना होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे हम लोग कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट के तौर पे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम साल्ट और फॉर्मिक एसिड में जैसे कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होगी। अगर हम लोग कैल्शियम एसीटेट की अकेले की करवाते हैं तो एसीटोन बनता है, और अगर दोनों को मिक्सर की करवाते हैं तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी बनती है, वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन आपको एसिड है, इसकी डेफिनेशन, इसकी इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, इसमें जो है हमारे पास कंडीशन क्या क्या जरूरी होती हैं, एल्डोल हम लोग इसको बोलते क्यों हैं, ये तमाम की तमाम चीजें एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन में से भी एमसीक्यूज बार बार पूछे जा चुके हैं कि इसमें रिड्यूस प्रोडक्ट कौन सी होती है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी होती है, कौन से एल्डिहाइड जो रिएक्शन देंगे और कौन से जो है वो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं दे रहे होते। तो ये वाली चीजें यहाँ से पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद एल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, वो प्राइमरी अल्कोहल की, कीटोन्स किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, वो सेकेंडरी अल्कोहल की। तो इस तरह के एमसीक्यूज हैं वो यहाँ से पूछे गए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 2,4-DNPH टेस्ट दोनों देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। उसके अलावा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हो गया हमारे पास, ये भी एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन दोनों के दोनों दे रहे होते हैं। अगर टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन की टेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं दे रहे होते। और सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट वो बाहर टेस्ट है जो कीटोन देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड जो है वो नहीं दे रहे होते। उसके बाद बच्चे यूजेज है ना, बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। तो ये आप लोगों ने यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जो है वो अच्छे तरीके से करके जानी है। उसके बाद बच्चे हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे ही पेज के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, थैलिक एसिड का बार बार क्वेश्चन आया, मेलोनिक एसिड का बार बार क्वेश्चन आया, फैटी एसिड कौन सा नहीं होता, तो उसका आंसर था थैलिक एसिड। ये एमसीक्यू बार बार आया। कौन सा अल्कोहल जो है वो रेड आयन की डिस्टिलेशन से हासिल होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका यूपेक नेम और कॉमन नेम एक जैसा होगा, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने प्रोपानिक एसिड को जो है वो टिक करना है क्योंकि वो दोनों मिलते जुलती हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसके प्रिपरेशन में से आ जाता है कि ग्रिगनार्डियन के साथ रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है। उसके बाद इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने से हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट उनके बढ़ जाया करती हैं। उसके बाद हाँ, ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्लेमेबल होता है। तो बच्चे जितने कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मैं कम के लिए बता देता हूँ, ज्यादा के लिए उलट कर लीजिएगा। जितने कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो हाईली वोलेटाइल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी और उसकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो हमारे पास ज्यादा होगी। ये वाली बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद इसके रिएक्शन में से कार्बोक्सिलिक एसिड में से चीजें पूछी जा रही हैं, लाइक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के किस टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसमें साल्ट बनता है, तो उसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तब भी हमारे पास जो है वो साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन जो है वो बार बार पूछा जा चुका है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन रही होती है। इसके अलावा इसमें से जो हमारे पास यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड है, इनमें से एमसीक्यूज पूछा जा चुका है, और आज के टेस्ट में ही ये एमसीक्यूज आया कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड है जो फ्रीज हो जाता है इनटू आइस लाइक स्ट्रक्चर किस टेम्परेचर के ऊपर, तो वो 17 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चे उसके बाद अमाइनो एसिड सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बार बार एमसीक्यूज इसमें से पूछे हुए हैं। लाइक अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको हम लोग चीज से हासिल करते हैं, तो वो हम लोग जो है वो ग्लाइसिन हासिल करे होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, नॉन एसेंशियल कितने होते हैं, बोलते किन किन को हैं। उसके बाद एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से हैं। उसके बाद ये चीज पूछी गई कि हमारे पास इनके जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा चुका है। निन हाइड्रोजन टेस्ट
किसके लिए होता है, अमीनो एसिड के लिए होता है। कलर किस तरह का होगा, तो हमारे पास इंटेंसली कलर ब्लूइश वायलेट कलर हमें देखने को मिलता है। एंड डाइपेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये वाली चीजें जो है वो यहाँ से पूछी जा चुकी हैं बच्चे। इसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें से सबसे ज्यादा जो चीज पूछी गई वो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो पॉलीमराइजेशन वाला टॉपिक है उसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैंने वो शेयर कर दिया हुआ है। इसके अलावा एंजाइम में से थोड़ी बहुत जो है वो एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखी हुई तो आप लोग लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसकी मैंने पीडीएफ भी शेयर की है। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं और उन्हीं 30 क्वेश्चन के अंदर मैंने 50 से 60 एमसीक्यूज बना के बताएं कि किस किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और इवन एमसीक्यूज वहां से आ भी रहे हैं। तो ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल, तो यहाँ तक बच्चे हमारे पास जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लाजमी तौर पे कोई ना कोई फायदा देगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो फायदा दे रही है, मेरी डिस्कशन फायदा दे रही है, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।